अभी आज के वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करें डिस्कस करना उससे पहले जान लीजिए। जब इस टॉपिक को आप करीब करीब समझ चुके होंगे इस वीडियो के अंत तक, तो आपके ऊपर अगर मान लीजिए ये सब गड़बड़ होने के बाद भी केस लगा दिया गया है, तो आपको केस में भी फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को इस तरह से देखना है जैसे कि आप अगर झूठी एफआईआर को फेस कर रहे हैं या केस को फेस कर रहे हैं तो उसमें कैसे फायदा लेना है, या फिर पुलिस ने आपके साथ जाति की है, गलत तरीके से आपको बुलाया है तो उसको कैसे फेस करना है। और अगर आज की डेट में आपको कॉल आ गया है और आपको लगता है कि मुझे बचना है, तो आपके लिए तो ये वीडियो है ही है। तो दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चलाते हैं। छोटे केसेस से बाहर आने के कोर्सेज होते हैं। इनमें क्या है कि बहुत सारा झूठ जो आप लोगों के केसेस में भरा जाता है, उसी के खिलाफ एक तरीके का अभियान है ये। आपको सचेत करना, आपको अवेयर करना, आपको जागरूक बनाने का एक समाधान है। और इसमें जब आप अपने नियमों को, कायदों को समझते हैं, जिन पर करीब करीब काफी लोगों का विश्वास ही नहीं है, कठोर है, लचीला है कानून, मगर किसी के काम का नहीं है, इस बदनामी से दूर आपको समझ में आता है कि हिंदुस्तान का कानून दुनिया का सबसे खूबसूरत कानून है। वो हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसकी जानकारी आपको क्यों नहीं मिलती है, ये उस आदमी से पूछिए जो देता नहीं है। हम तो हमेशा देना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको एजुकेटेड करना चाहते हैं। तो आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन करा है, बहुत फायदे में है और बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पा रहे हैं अपने केसेस के अंदर, झूठे केसेस के अंदर। और आज की डेट में वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और उसके बाद आपके पास डिटेल पहुंचाने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, समस्या में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उसके बाद मेरा कॉल आएगा, समाधान होगा। नमस्कार दोस्तों, यही चीज है कि आपको ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं, मगर आपको आगे कभी जरूरत पड़ सकती है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जरूरत सही लगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता के जाइएगा कि कैसा लगा। दोस्तों, मैं आज आपको जो बता रहा हूं, इसको कान खोल के सुन लीजिएगा। ये हर तरह के आदमी के लिए कामगार है, खासतौर से जिन पे पहला पहले बार केस लगा है, मगर उनके लिए भी उतना ही जरूरी है जिनको अभी कॉल आया ही है पुलिस स्टेशन से। देखिए, पुलिस स्टेशन से जब कॉल आता है तो अक्सर पुलिस वालों की भाषा बड़ी उद्दंडतापूर्ण होती है। चीखना, चिल्लाना, डांटना, डपटना, या कई बार इससे एक कदम आगे और बढ़ जाते हैं, वो आपके सीधे घर धमक जाते हैं, चलो आपको थाने चलना है। अब ऐसी सूरत में मान लीजिए आप वहां नहीं थे, या थे तो किसी तरह से आपने मैनेज कर लिया, मगर अब आप इस वक्त ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि अब मैं करूं क्या, या फिर आपको पुलिस का कॉल आया है तो आप सोच रहे हैं कि मैं करूं क्या। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी आपके अरनेश कुमार के जजमेंट में, जिसके अंदर क्लियर 2014 में ये बात कह दी गई थी कि कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा जिससे कि पुलिस वाले के लिए कहा गया कि जिससे कि किसी आदमी की जो स्वतंत्रता है, किसी नागरिक की स्वतंत्रता है, उसका हनन हो, उसके जीवन को कहीं भी बाधित नहीं करेगा, जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता है या वाकई ही उसके खिलाफ कोई अपराध का कारित होना पुलिस को पता नहीं चल जाता है। अब क्या होता है कि अक्सर इस मामले में जब आम वकीलों से सलाह लोग लेने जाते हैं, जैसे दोस्त है, रिश्तेदार है, या फिर यूं ही जान पहचान में, या फिर किसी भी तरीके से, तो अक्सर पुलिस वाले कह देते हैं एंटीसिपेटरी बेल करा लो। उन्होंने कहा हुआ होता है, आप वकील साहब के पास जाते हैं, वो भी ऑथेंटिक कर देते हैं कि हाँ, एंटीसिपेटरी बेल करा लो, और देखिए साहब, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा थाने में, जाकर आप बात कीजिए, संभालिए। अब किसी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करा रखी है, तो आप बात कैसे संभालेंगे, क्योंकि वो पैसा खर्च करके झूठी एफआईआर करे। और ये तो फेमस है ना पुलिस वालों के लिए, कई बार कई केसेस के अंदर इस तरह के आचरण देखे गए हैं पुलिस वालों के, कि वो झूठी एफआईआर लिखते हैं, झूठे केसेस बनाते हैं, सस्पेंड भी होते हैं इस वजह से। तो आप फिर कैसे बचेंगे? सामने वाले ने तो आपको और ज्यादा गड्ढे और खाई में कूदने के लिए कह दिया। तो ऐसी सूरत में आपका सबसे सीधा काम होता है, सबसे पहले तो 112 पे कॉल कीजिए। अब 112 पे कॉल करने से क्या फायदा साहब? 112 पे हो सकता है वहां भी पुलिस वाले बैठे हों, वो भी मैनेज हो रखे हो या नहीं भी हुए हो, तो कम से कम ये विचार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कम से कम वो ये स्थिति तो होगी कि वो हमारी मदद ना भी करें। करिए तो सही कॉल। इसका एक दूसरा फायदा हो, इसका दूसरा फायदा ये होता है कि जो भी कॉल आप करते हैं उसका रिकॉर्ड 112 में मेंटेन रहता है। कभी फ्यूचर में आप आरटीआई के थ्रू निकलवा सकते हैं कि देखिए, मैंने कॉल किया था मगर पुलिस ने मेरे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की। 112 आपकी मदद के लिए बनाई गई है, वहां टाइम पास करके फोन उठाने के लिए नहीं बनाई गई है। और वहां से मना कर देने पर आपको ज्यादा सख्ती से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।
फिलहाल 112 पे कॉल कीजिए कि मुझे इस तरह से बुलाया जा रहा है, ना मुझे कोई नोटिस सर्व किया गया है, ना मुझे बताया गया। अब वो कहते हैं कि आप थाने चले जाइए। इन केस वो कहते हैं आप थाने चले जाइए, वहां जाके बात कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें कहिए क्या ये कानून संगत है? क्या कानून में इसकी परिभाषा है इस तरह की कि कोई पुलिस वाला किसी को बिना नोटिस दिए सीधे बुला सकता है? गलती से अगर उनके मुंह से हाँ निकल गया तो उसकी भी नौकरी जाएगी। अब इस सूरत में आपको 112 से मान लीजिए मदद मिल गई, तो आपके पास फायदा ही होगा कि उन पुलिस वालों को मना कर दिया जाएगा इस तरह से बिना नोटिस के आप नहीं बुलाइए। कारण बताइए पार्टी को और रीजन बताइए, बिना कंप्लेंट दिखाए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए आप सीधा उनको बुला रहे हैं। पर अगर राहत नहीं मिलती है तो तुरंत आपको संबंधित एसपी के पास जाकर एक लेटर देना चाहिए, जिसकी 2 कॉपी लेके जाइए। एक पे रिसीविंग लीजिए कि हाँ मैंने आपको रिसीव करा दिया, उनके रजिस्टर में चढ़वा लीजिए। और दूसरा, वहां पर आप जो एसपी साहब है उनको रिसीव कराइए पर्सनली। यहां पर कई बार क्या होता है, स्टाफ इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, तो वहां पर इन्वॉल्व मत होइए। आप जाकर बोलिए साहब मुझे तो एसपी साहब से मिलना है, मैं उनको मिलकर ही सारी बात बताऊंगा, चाहे कोई कितना भी पूछे, और पर्सनल काम है इसलिए आपसे बात नहीं करूंगा। तो आपको रीजनिंग नहीं देनी है आने की अपनी। उसके बाद होता क्या है, इसमें मैं कारण भी बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नीचे का जो छोटा स्टाफ होता है, जो हवलदार कैटेगरी के लोग होते हैं, वो कई बार उधर सूचित कर देते हैं, तब वो उधर से मैनेज होने लगते हैं कि नहीं नहीं उनको मत रोकना, क्योंकि झूठी एफआईआर है तो उनकी भी जान को आफत हो जाएगी। तो इसलिए वो आपस में स्टाफ वाला कॉपरेशन चालू हो जाता है, तो उधर थाने से फोन आने लग जाते हैं कि इनको रोको, इनको मत जाने दो एसपी साहब के पास। तो आपको कारण बताए बगैर ही अंदर घुसना है। कारण सीधा जाके एसपी साहब को बताना है, उनको बताना है कि देखिए साहब हमारे साथ ये समस्या हो रही है और यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो ये लेटर लिख के लाए, हमें बिना नोटिस के बुलाया जा रहा है, इसमें किसका उल्लंघन है? अभी रिसेंटली एक और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का आलम बख्श करके, इसके अंदर बकायदा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए डीआईजीज वगैरह से एग्रीमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कंफर्म है कि आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, यानी कि अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कदम उठा सकता है अगर इस तरह से कोई शिकायत करता हुआ बंदा घूम रहा है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। एसपी साहब ने मदद नहीं की, मान लीजिए कर दी तो आपका मैटर ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं तब आप तुरंत वहां से उसी लेटर को संदर्भित करिए, यानी कि संबोधित कीजिए आपके डीआईजी साहब के नाम, और वहां भी पर्सनली जाकर मिलिए। क्या मैं इसको पोस्ट कर सकता हूं? देखिए सर, जब वहां जाने के बाद अगर पोस्ट नहीं हुआ तो बात अलग है। आपको पोस्ट नहीं करना, वहां जाने के बाद मिल लिए तो पोस्ट नहीं करना है, मगर अगर ऐसा लगता है कि वहां गया भी मुझे मिलने भी नहीं दिया, तो तुरंत वहीं से ही पोस्ट कीजिए और उसके बाद उसके फॉलोअप चालू कर दीजिए हर 1-2 दिन के अंदर। मेरी एक एप्लीकेशन आई थी, उसका क्या हुआ? तो अगर 2-3 बार के फॉलोअप के बाद नहीं मिलता है तो तुरंत आला अधिकारियों पे चले जाइए। इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कहीं भी आपकी सुनवाई होगी एसपी लेवल पे, डीआईजी लेवल पे, तो होता क्या है कि तुरंत एक दूसरा अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो उनसे बड़ा एसएचओ और आईओ से बड़ा ऑफिसर होता है, उसे नियुक्त किया जाता है डीसीपी लेवल पे या कहीं पर इसकी जांच करवाई जाती है और उसको जांच करा के बकायदा रिपोर्ट करनी होती है एसपी को। अब यहाँ जो चीजें हैं धीरे-धीरे बदलना शुरू होती है। इससे क्या होता है कि वो जांच जो है वो मजबूत हो जाती है। जांच जब वो मजबूत हो जाती है, आपको रिजल्ट आने के चांसेस कंफर्म हो जाते हैं। आपके खिलाफ की गई कंप्लेंट जो थी उसकी जांच करवाई जाती है, पुलिस से उसका हवाला लिया जाता है और ज्यादातर ऐसे केसेस में टाई-टाई फेस हो जाती है, इतने काम करती है। अब बुरे से बुरी स्थिति पे आ जाइए कि कहीं सुनवाई नहीं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, 24 घंटे में आपने 2 जगह अप्रोच कर लिया आला अधिकारियों के पास, आपका काम नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने 2-3 दिन, 4 दिन फॉलोअप भी ले लिया, आपका काम नहीं हो रहा है। तब तक क्या मैं छिप सकता हूँ अगर ज़्यादा खतरा लग रहा है? क्या मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाऊँ? क्या मुझे फरार घोषित कर दिया जाएगा? देखिए, फरार-वरार कोई घोषित नहीं करते। हाँ, कई बार डराने के लिए कुछ लोकल वकील कह देते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, आपको फरार घोषित कर देंगे, फिर आप देखना और समस्या में आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फरार घोषित करने के लिए पहले जुर्म तो साबित हो। जब आपको झूठे केस में फँसाया जा रहा है, तो जुर्म तो साबित हो ही नहीं रहा है ना। जब जुर्म साबित नहीं हो रहा है, तो आपको फायदा मिलेगा। अब इस सूरत में क्या करेंगे? इस सूरत में आप तुरंत इधर-उधर रह सकते हैं। इसको भागना, भगोड़ा कहना, फरार कहना नहीं साबित कर पाती पुलिस। बस उसमें जो उनको राठौड़ी करनी होती है, दादागिरी करनी होती है, वो बल्कि ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसी जगह से आप रिलोकेट कर सकते हैं अपने आप को, कहीं दूसरी जगह जाकर आप रह सकते हैं। बिल्कुल अपने आप को सेव कर सकते हैं और सेव करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में तो आपको साबित करना ही है कि मैं गलत था ही नहीं, मुझे ज़बरदस्ती पुलिस बुला रही थी। इसमें काफ़ी लोग जो नहीं समझते हैं इस बात को, मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूँ कि वो समझना चाहते हैं आखिर ऐसा है क्या कि पुलिस हमें बुला रही है और हम जाए नहीं, तो ये तो कानून का उल्लंघन है। नहीं साहब, पुलिस ही कानून का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि गाइडलाइंस ये है कि 41 ए का एक नोटिस होता है, उसको देना होता है, वो भी 14 दिन के अंदर। अगर उसको नहीं दे रही है पुलिस, और वो भी एफआईआर लिखने के बाद, और
उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि वो आपको थाने बुलाए। 41A का नोटिस का मतलब होता है जांच में सहयोग करना, मतलब हम जांच आपके घर भी करने आ सकते हैं, उस घटना स्थल पे भी जा सकते हैं। घटना स्थल पे जाएंगे तो आपको कॉल कर लेंगे, तो थाना जाना कोई जरूरी नहीं है, उसका कोई प्रावधान थाने से रिलेटेड नहीं है। जांच में सहयोग करने की एक इन्विटेशन होती है, और ज्यादातर ये जांच 1 या 2 दिन के अंदर निपट जाती है। और हर बार इसको सर्व करने का कोई ऐसा नहीं है, पर एक बार सर्व कर दिया तो आप सेफ हो जाते हैं। इसलिए पुलिस इस नोटिस को नहीं देना चाहती, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उसे दिखाना पड़ेगा कि वो आपसे मिल रही है। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे की बात बताते हैं कि इसके बाद आप तुरंत कोर्ट में इसकी शिकायत करें। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसकी शिकायत आप बाय पोस्ट कर सकते हैं, पर आप उसमें तुरंत लिख दें कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूं हाई कोर्ट में। इसकी सुनवाई और शिकायत करने का राइट अनिश कुमार के जजमेंट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। आप हाई कोर्ट जाइए, कंप्लेंट डालिए और तुरंत खुद को सुरक्षित कीजिए। हाई कोर्ट में बकायदा एक प्रार्थना पत्र अलग से लगाइए अपनी एप्लीकेशन के साथ कि साहब मुझे तुरंत सेफ किया जाए, मैं जांच में भी सहयोग करूंगा, और इसके अलावा अगर कोई चीज, अगर कोई अपराध कारित पाया जाता है तो मैं सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूं, पर ऐसा मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं है, तो तुरंत मुझे पुलिस की किसी जाति से होने से बचने के लिए सुरक्षित किया जाए। पुलिस को आदेश दिया जाए कि उपयुक्त काम करें जरूरत के हिसाब से। तो कोर्ट क्या करेगी, तुरंत उस थाने को, यानी हाई कोर्ट जो है, तुरंत उस थाने को ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो सुरक्षित तरीके से करिए, अब ये हमारी नजर में है। हालांकि ये नहीं लिखेंगे अब हमारी नजर में, पर इनडायरेक्टली वो बात वही हो गई। हाई कोर्ट में ये मैटर जब जाएगा और पता लगेगा कि पुलिस के आला अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, आप मानेंगे नहीं, हाई कोर्ट नाप देता है ऐसे केसेस में, तो बहुत बुरा हाल करता है। क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है। उसका काम इस तरह के फसादों को ज्यादा लंबा नहीं चलाना होता है। ट्रायल कोर्ट्स का तो काम यह है कि ले लो कुछ भी, सबकी सुपारी उठा लो। तो यहां पर वो व्यवस्था नहीं है, तो सेफ होने का चांस है। और इसमें मैंने कभी नहीं देखा कि हाई कोर्ट ने कभी भी इस तरह की शिकायतें आई और इंटरेस्ट नहीं लिया और भगा दिया हो, तो इतना डाउट ना रखें। और ज्यादातर मजे की बात है इसमें, आप वकील नहीं भी करें, डायरेक्ट चले जाए, कोर्ट स्टाफ बकायदा मदद करता है, उसके बाद वहां पर अंदर भी सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है। और वो सुनवाई का असर ये मिलता है कि आपको फायदा मिलता है। अब मैं उनके लिए बता देता हूं जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम पे तो केस लग गया, हम ये सब कार्रवाई करने से या तो चूक गए या थोड़ा बहुत किया था, तो अब हमने इसके आगे कुछ किया नहीं। तो देखिए ऐसा है, आपने कुछ नहीं किया मान लिया, तब भी चलते केस में आप ये सब कार्रवाइयां दोबारा एसपी डीआईजी लेवल पे करवा सकते हैं। देखिए साहब हमारे गलत जांच के तरीके से बुलाया था, 14 दिन बाद हमें नोटिस दिया था, या फिर दिया ही नहीं था, हमें कॉल करके बुलाया गया था। जो भी रिकॉर्ड है, जैसे मान लीजिए सीडीआर निकलवा के आप दिखा सकते हैं, या फिर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग में दिखा सकते हैं। ये सब करके आप तुरंत उनसे कहिए कि एक अच्छी जांच कराएं। अब आपके पास जवाब ज्यादातर यही आएगा कि देखिए ऐसा है, आपका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो अब ये ट्रायल का विषय है, कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हो गई है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आपने अपनी कार्रवाई कर दी, एसपी डीआईजी लेवल तक कर दी। अब आप कोर्ट से, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है वहां कहिए साहब फेयर ट्रायल कराइए, मेरे केस में फेयर ट्रायल नहीं हुआ है। और फेयर ट्रायल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरे केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। देखिए डायरेक्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन मत लिखिएगा, फेयर ट्रायल इसलिए लिखिएगा क्योंकि गलत इन्वेस्टिगेशन पे ट्रायल चल रहा है तो वो भी फेयर नहीं। तो आप जब ये बात लिखेंगे तो फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करें। यहां पर 90% केसेस में हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आया है पार्टी के पक्ष में, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अड़ियल रुख अपना लेते हैं, जज साहब या आपसे चिड़े हुए हैं या कुछ भी ऐसी, मैं कारणों को तो कहीं तक गिनाया जा सकता है, तो ऐसी कोई बात हो जाती है, तब आपके पास फिर रास्ता खुल जाता है हाई कोर्ट जाने का कि देखिए साहब ये सब अव्यवस्था हुई थी और हम गलत ट्रायल फेस कर रहे हैं गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से, और ये अनिश कुमार की गाइडलाइंस का वायलेशन है। तुरंत पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा फेयर इन्वेस्टिगेशन का, और फिर आला अधिकारियों से लेकर सब तक को सूचित किया जाएगा, और वहां पर फिर एक बड़ा ऑफिसर ही इसकी जांच करेगा, रिपोर्ट करेगा हाई कोर्ट को, और फिर उसके बाद केस चलाने लायक है या नहीं ये कोर्ट को डिसाइड करके बता देगा, ट्रायल कोर्ट को, हाई कोर्ट की ये केस चलाने लायक नहीं है, इसको हटा दीजिए। और अक्सर ये केसेस थोड़ा फास्ट खत्म होते हैं, बजाय इसके मैं क्वैशिंग करा लूं, मैं ट्रायल में क्या करूं वो करूं, इन चक्करों में मत फंसिए। जब गलत केस लगाया, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो आगजनी का हो, या वो झगड़े फसाद का हो, या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, या रेप का हो, दहेज का हो, छेड़छाड़ का हो, आप पे कोई भी झूठा केस लगाए, इन सब का सोल्यूशन यही होता है अगर पुलिस के थ्रू होता है। और पुलिस के कभी भी बुलाने पर, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कभी मत जाइए, जिस जैसे चले जाओगे आपको ही फंसाएंगे, थाने में धर लेंगे, एक आध दिन अंदर भी रखेंगे, हैरेस कर देंगे, और वो करवा लेंगे जो सामने वाला झूठी एफआईआर करवाकर आप पे प्रेशर बना के कराना चाहता है। अगर उस प्रेशर से बचना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका ये है।
अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू।